हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षक के व्यक्तित्व के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी एक शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। बात कहें तो जो शिक्षक है उसका व्यक्तित्व उसके प्रत्येक क्षेत्रों में एक आदर्शात्मक रूप में होना चाहिए, यानी उत्तम अवस्था के रूप में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों की अपनी स्वयं की जाति होती है और शिक्षक सभी के लिए एक मार्गदर्शक का और एक पथ प्रदर्शक का प्रत्यक्ष रूप भी होता है। इसीलिए अगर संक्षेप में कहें तो शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, जो आचरण है, जो व्यवहार है, वह जो है एक प्रकार से आदर्शात्मक स्वरूप में हो तो अति उत्तम है। फिर भी कुछ विद्वानों ने शिक्षकों के व्यक्तित्व को कुछ दृष्टिकोणों से सुनिश्चित करते हुए निश्चित किया है, उसको हम जो है सुनिश्चित करते हुए बताया है। उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो अमेरिका के हैं एक डॉक्टर यफियल फ्लैप, इन्होंने 10 विशेषताएं एक अच्छे शिक्षक की बताई है। उनमें पहली विशेषता है संबोधन। संबोधन का यहाँ तात्पर्य होता है बोलना, बातें करना, बोलना, बताना, यानी एक प्रकार से कहा जाए उसके पास बोलने का मैनर होना चाहिए, बोलने की सभ्यता होनी चाहिए। बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, बच्चों से बात कैसे करते हैं, समाज में कैसे बात करते हैं, भाषण कैसे देते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को हम किस प्रकार से डील करते हैं, किसी प्रकार किसी कार्य या किसी व्यवहार का हम प्रबंधन मैनेज कैसे करते हैं, इत्यादि बातों को वह समझता हो और उसके विषय में वह व्यवस्थित बोल लेता हो, उसको क्या कहते हैं संबोधन। यानी अध्यापक में संबोधन की जो है विशेषता होनी चाहिए। दूसरा है आशावादी। अध्यापक सदैव हमेशा पॉजिटिव सेंस में यानी सकारात्मक सोच का होना चाहिए और हर कर्म में वह आशा को ही देखे, यानी हर कर्म में हमेशा अनुकूल और अच्छी आशा लगा के ही करे, चाहे वो ज्ञान देना हो, चाहे बालकों को अध्ययन अध्यापन करना हो, हमेशा आशावादी हो। कि वह आशावादी होगा तभी उत्साही होगा, तभी वह विद्यार्थियों को सिखा सकेगा, ज्ञान को बता सकेगा, समझा सकेगा, यानी आशा में वो जीता हो। आशा का संदेश या आशा का व्यवहार इस प्रकार से करता हो कि सभी लोग आशा के यानी आशा के अनुसार यानी भविष्य में अपेक्षाओं के साथ कर्म करने की प्रेरणा मिल सके, ऐसा होना चाहिए उसको आशावादी बोलते हैं। तीसरा है उत्साह। उत्साह का मतलब अध्यापक हमेशा कार्यों के लिए, ज्ञान के लिए, व्यवहार के लिए उत्साही हो, प्रमादी या आलसी न हो, सुस्त न हो, और इस प्रकार से वह अगर उत्साही होगा तो वह उत्साह के माध्यम से कर्मनिष्ठता का संदेश देगा, जिससे बालक भी उत्साहित होकर के कर्म कर सकेंगे, ज्ञान को सीख सकेंगे। क्योंकि ज्ञान अपने आप में एक तपस्या है, अपने आप में एक शुरू में कष्ट ही देता है, बाद में सुख देता है। इसलिए अध्यापक को कैसा होना चाहिए, उत्साह से फुल होना चाहिए या एनर्जी फुल होना चाहिए। तीसरा उन्होंने विशेषता। चौथा उन्होंने बताया वैयक्तिक आकृति। वैयक्तिक आकृति का मतलब यह है कि अध्यापक का जो व्यवहार है वह सही होना चाहिए। समाज में गलत हो रहा है तो उसको देख करके अध्यापक गलत ना करे, यानी उसकी व्यक्तिगत जो प्रवृत्ति है, जो व्यक्तिगत व्यवहार है वह सही हो, स्पष्ट हो, ठोस हो। ऐसा नहीं कि समाज में कोई बुराई है तो अध्यापक भी वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करे, ऐसा ना हो। यही कारण है कि यहाँ सामाजिक न होकर के वैयक्तिक आकृति उन्होंने बताया है कि यदि ये बात सत्य है, सही है, उसको वह प्रमाणित कर सकता है तो समाज से न डरे, दूसरे की इच्छाओं या अपेक्षाओं से न डरे, दूसरे का गुलामी न करे, दूसरे का दास न बने, चापलूस न बने, ऐसे व्यवहार वह न करे। उसके स्थान पर वो क्या करे, वैयक्तिक आकृति यानी उसकी व्यक्तिगत विचारधारा, व्यक्तिगत क्रियाकलाप, व्यवहार स्पष्ट हो, ऐसा उसके अंदर गुण होना चाहिए, विशेषता होना चाहिए। पांचवा है संयम। अध्यापक अपने आप को नियंत्रित कर सके, जिससे क्रोध को, भावनाओं को, कष्ट को इत्यादि जो है संवेग हैं, उन संवेगों को वह क्या कर सके, उस पर नियंत्रण हो, उसका संयम हो, वो उसको साध चुका हो, नियंत्रित कर चुका हो। ऐसा नहीं कि बालक भी उद्विग्न हो तो वो भी उद्विग्न हो जाए, भीड़ भाड़ में घबराहट चल रही है इधर उधर तो वो भी घबराने लगे, ऐसा न हो। यानी अध्यापक क्या हो, संयम बरते, आत्मनियंत्रण उसका हो,
ऐसा उसकी विशेषता। छठा है मानसिक निष्पक्षता, यानी वह अपनी विचारधाराओं में किसी का पक्षपात न ले, न्याययुक्त व्यवहार करे। चाहे वह व्यवहार के विषय में न्याय करना हो, चाहे किसी कार्य के विषय में न्याय करना हो, या बालकों को मूल्यांकन में नंबर ही देना हो, तो वह निष्पक्ष भाव से दे। ऐसा उसका व्यवहार यह होना चाहिए। चौथा सातवां है शुभ चिंतक। शुभ चिंतक का मतलब वह हमेशा अच्छी बातों के विकास के लिए, अच्छे ज्ञान के विकास के लिए, अच्छे व्यवहार के विकास के लिए बराबर चिंतन करता रहे, बराबर सोचता रहे। बालकों के विषय में, राष्ट्र के विषय में, समाज के विषय में, क्रिया के विषय में, परिणामों के विषय में हमेशा वह क्या हो, शुभ चिंतक हो। अच्छी चिंतक का मतलब होता है समस्याओं के समाधान के लिए जो विचार किए जाते हैं उसे चिंतन कहते हैं। ऐसा जो करने वाला होता है उसको चिंतक कहते हैं। तो वह समस्याओं के समाधान में रुचि लेता हो, ऐसे टाइप का हो उसका विषय। 60वां सहानुभूति। सहानुभूति का यह तात्पर्य होता है कि वह सद्भावनाओं, सत्कर्मों, सद्विचारों के प्रति वह निष्ठावान हो और वह सहानुभूति रखे। दुख के संग दुख और सुख के संग सुख उसकी भावनाएं हों। यानी विद्यार्थियों की सफलता में उसकी सफलता है, विद्यार्थियों की असफलता में उसकी भी असफलता है। ऐसा वह सहानुभूति यानी भावनाओं से जुड़ा हो, जो सत्कर्मों से जुड़ा हो, सद्विचारों से जुड़ा हो, उसका ऐसा भाव विचार होना चाहिए, यानी सहानुभूति होनी चाहिए। 9वां है जीवन शक्ति। जीवन शक्ति का यहाँ ये तात्पर्य है कि वास्तव में शिक्षक तो जिंदा ही होता है, फिर भी जीवन शक्ति का क्या तात्पर्य है? जीवन शक्ति का तात्पर्य है कि वह कर्मों की करने की उसके पास शक्ति हो, उसको विचार व्यवहार करने की क्या हो, उसके पास शक्ति हो। एक प्रकार से वह ऊर्जा से भरा हुआ हो। ऐसा ना हो कि ज्ञान कुछ और बगाड़ता हो, कुछ और कर्म कुछ और करता हो, ऐसा न हो। यानी भ्रष्टाचार न हो उसके अंदर। वह सद्गुणों में, सद्ज्ञान में, सद्व्यवहार में ही उसका जीवन हो, ऐसा होना उसका वो विशेषता होनी चाहिए। 10वां है विद्वान। वह विषय का व्यवस्थित ज्ञान रखता हो, व्यवस्थित उसको समझता हो, उसके हर पहलू को समझता हो, ऐसा अध्यापक होना चाहिए, या अध्यापक का व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए जो डॉक्टर F.L. फ्लैप ने बताया था। फिर भी अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका कुछ और ही अंदाज है तो वही सब चीज़ें, लेकिन रह गई बात की कौन सी चीज़ सामने उभर के आती है, उसको हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में देखेंगे। भारतीय अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पहला है विषय का व्यवस्थित ज्ञान, यानी वह विषय के हर पहलू को समझता हो। आलोचनात्मक मूल्यांकन, कैसे मूल्यांकन करना है, इसमें गुण क्या हैं, इस गुण की व्यापकता क्या है, इसके संबंध क्या है, इन सभी दृष्टिकोणों से वह उस विषय का वह नॉलेज अपने कक्षा के अनुसार या उस विषय का पूर्ण ज्ञान रखना उसके लिए आवश्यक होता है। दूसरी अगर हम विशेषता की बात करें, सद्गुणों युक्त आचरण। सद्गुणों का मतलब अहिंसात्मक हो, सत्य बोलता हो, न्यायप्रिय हो, सत्यनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, सद आचरण युक्त, यानी जितने अच्छे अच्छे गुण हैं उन अच्छे गुणों को वह सामान्यतः धारण करता हो, जो मानव व्यवहार से में काफ़ी उपयोगी, धारण भी करता हो और उसके अनुसार कर्म भी करता हो, यानी सद्गुण युक्त कर्म करता हो, सद्गुण युक्त आचरण करता हो। तीसरा अगर हम बात करें, अध्ययन अध्यापन में शिक्षक का ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि वह स्वयं भी अध्ययन करता हो, पढ़ता हो और पढ़ाता भी हो, क्योंकि विद्या बिना उल्टे पलटे हमेशा आपके पास नहीं रह सकती। जब उलटते पलटते रहेंगे तो विद्या नवीन होती रहती है, विद्या सदैव जवान होती रहती है और अस्पष्ट होती रहती है और अपने महत्व और अपने मूल्यांकन का स्वरूप सुनिश्चित करती रहती है। इसलिए अध्यापक को जो है अध्ययन में भी उसको रुचि होना चाहिए और उसको अध्यापन में स्वाभाविक रुचि होनी चाहिए, ये विशेषता होनी चाहिए। अगर हम बात करें चौथा कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय कल्याण। अध्यापक, समाज सब समय बदल रहा है तो आवश्यकताएं बदल रही हैं, तो इच्छाएं भी बदलेंगी, इच्छाएं बदलेंगी तो आवश्यकताएं बदलेंगी, आवश्यकताएं बदलेंगी तो कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा तो उसके अनुसार ज्ञान की भी आवश्यकता होगी। तो ये जो समाज जो परिवर्तनशील है, इन समाज के परिवर्तनशीलता के अनुसार वह उपयुक्त ज्ञान, उपयुक्त व्यवहार, उपयुक्त दृष्टिकोण, उपयुक्त विचारधाराओं को वह जानता हो, बताता हो, समझाता हो। उसी तरह से राष्ट्र के कल्याण और सुरक्षा, राष्ट्र के समृद्धि, यानी सबके कल्याण, सबके सुरक्षा एवं सबके समृद्धि एवं सभी के सदाचरण युक्त व्यवहार का विकास हो, ऐसी उसकी विचार भावना और उसके विचार भावना और भाषण या वक्तव्य होना चाहिए।
5वां है मित्रवत एवं कर्मनिष्ठता। अध्यापक जो है विद्यार्थियों के संग मित्रवत व्यवहार करे, क्योंकि मित्र के सामने खुल के और अपनी बात स्पष्ट कह सकता है, गोपनीय से गोपनीय बात। उसी तरह से अध्यापक को विद्यार्थियों के संग खुल कर अपना व्यवहार करने और खुल करके अपनी बातें जानने, पहचानने, उनसे निकलवाने या उनके विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसके अनुसार अध्यापक उचित कर्तव्य, उचित ज्ञान, उचित व्यवहार को अपना करके उसमें जो कमियां है उसको दूर कर सके। इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों के संग मित्रवत व्यवहार करते हुए अपने कर्मों के प्रति कर्मनिष्ठ भी होना आवश्यक है। यानी वो अपने कर्मों को पूरा व्यवस्थित ढंग से जानता है, पहचानता है, तब वह विद्यार्थियों के संग व्यवस्थित रूप से कर सकता है। यह भी विशेषता होनी चाहिए। अगर हम छठा की बात करें, धार्मिक एवं नैतिक। धार्मिक का मतलब होता है जो सत्कर्मों को बताए वह धर्म है। सभी धर्मों में जो सत्कर्म को बताता है वही धर्म कहलाता है। यानी देश काल वातावरण के अनुसार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विशेष परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इन तीनों पहलुओं पर जो ज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है वही क्या कहलाता है, धार्मिक ज्ञान कहलाता है। यानी जो सत्कर्मों की देश काल वातावरण के अनुसार उपयुक्त व्याख्या और उपयुक्त स्वरूप, उपयुक्त नियम का व्याख्या करता है, उसे हम धर्म कहते हैं। तो उसके अंदर धार्मिकता का भी गुण होना चाहिए और नैतिकता का भी गुण होना चाहिए। नैतिकता का मतलब होता है नियम युक्त क्रिया, यानी किसी कर्म को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से आप करते हैं तो वह नैतिकता कहलाती है। और नैतिकता में जो है प्रत्येक स्तर में प्रत्येक कार्य व्यवस्थित रूप से होता है, तो उसके अंदर नैतिकता का एक प्रकार अनुशासनात्मक गतिविधियां उसके अंदर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तब उसे हम नैतिक कहते हैं। यानी धार्मिक और नैतिक प्रवृत्ति का उसको होना चाहिए अध्यापक का। 7वां है उदारता एवं क्षमा। अध्यापक सुनिश्चित रूप से ही वह ज्ञान और व्यवहार इत्यादि में विद्यार्थियों से काफ़ी अच्छा होता है, विशेष होता है। इसीलिए विद्यार्थियों से गलती होना स्वाभाविक बात है, तो वह उसको क्षमा करे, यानी उसके अंदर सहनशीलता का भी गुण हो और साथ में वह उदारतापूर्ण उनके गलतियों को क्षमा करते हुए सुधारने का भी प्रयास करे। यानी उसके अंदर उदारता का भी गुण हो और क्षमा का भी गुण हो, तब जाकर के अध्यापक जो अपने ज्ञान और क्रिया व्यवहार को विद्यार्थियों तक पहुंचा सकेगा, दे सकेगा। 8वां है समानता एवं सदा समादर। भारत में भारत एक विभिन्नताओं का देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ संस्कृतियों की विविधता, भाषाओं की विविधता, विचारों की विविधता, धार्मिक संप्रदायों की विविधता, आवश्यकताओं की विविधता, समाज के स्तरीकरण की विविधता, राजनैतिक विविधता एवं राजनैतिक दृष्टिकोणों में विविधता इत्यादि अनेक विविधताएं प्राकृतिक, भौतिक, सांसारिक बहुत सारी पाई जाती हैं। इन विविधताओं में वह संभाव सभी विविधता का समान आदर करते हुए सही व्यवहार करे, क्योंकि अगर विविधताओं में भेद करेगा तो उसका व्यवहार भी बदलेगा। जब व्यवहार बदलेगा तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो सबका सम्मान करे, जो देश काल वातावरण के अनुसार उचित व्यवहार हो, कर्म हो, ज्ञान हो, वह उसके सिखाने का प्रयास करे। इसलिए अध्यापक के अंदर सभी विविधताओं का समादर करने का गुण हो और सबको समान भाव से देखने का दृष्टिकोण हो, यानी पूर्वाग्रह की भावनाओं से वह ग्रसित न हो, ऐसा अध्यापक होना चाहिए। यह विभिन्न गुणों का मैंने आपके सामने भारतीय दृष्टिकोण से कुछ वर्णन किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भारतीय दृष्टिकोण से इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। और इन्होंने जो डॉक्टर एफ.एल. फ्लैप ने जो वर्णन किया यह भी सही है, यह भी सही है। आपको जो अच्छा लगे आप अच्छे से समझ गए हों, ये याद कर लीजिए। 2-4 बार वीडियो को सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, इसको लिख लेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। और इसमें जो कुछ भी आप जोड़ लीजिए सब कम है, क्योंकि समय सीमा में किसी व्यक्तित्व को नहीं बांधा जा सकता कि कब किस गुण, किस क्षमता, किस योग्यता का ज़रूरत पड़ जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।